Hello everyone, I welcome you all once again to my education channel Prabhavi Education Hub, and in this video we are going to learn about 34th chapter of Indian Polity. The reference for this series I have taken from Lakshmikant book. This is a very important book as far as the civil services examination is concerned. This is a must read book. I tell this point in every video because this is an important message. Lakshmikant book is must read book for those who are preparing for UPSC or any state civil services examination. So before starting the class, I would say if you are new to the channel, then definitely you should subscribe my channel so that you can get the notification also if you press the bell icon also. So you'll be getting notification whenever I upload the video. And there is one more series available, Indian Economy. The complete series is available, and actually students are getting benefit out of it. There is a PDF also available, so it is very important for revision purpose. The PDF is, believe me, the PDF is so reliable and it is so worthy that definitely you will enjoy the PDF. Very important PDF available, so definitely you should take that PDF also. And for this series also I am planning to provide you the PDF after the completion of the whole series. So let's begin one by one, point wise we will see all the points. High court we are going to discuss. High court हर स्टेट में है. एक्चुअली हाई कोर्ट, अगर स्टेट की जुडिशरी की बात करें तो स्टेट में जुडिशरी कैसा है, सबसे ऊपर हाई कोर्ट है और इसके नीचे स्टेट में हाई कोर्ट के नीचे हायरार्की ऑफ सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं. बहुत सारे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हाई कोर्ट के नीचे है. अगर ये इन दोनों सिस्टम को, हाई कोर्ट और इंक्लूडिंग हायरार्की ऑफ सबऑर्डिनेट कोर्ट्स को मिला देंगे तो ये बन जाता है जुडिशरी ऑफ स्टेट. ठीक है, तो ये सिस्टम है. और बेसिकली द हाई कोर्ट ऑपरेट्स बिलो द सुप्रीम कोर्ट, ये ऐसा सिस्टम है. इंटीग्रेटेड जुडिशरी है हमारी, सबसे ऊपर टॉप पे सुप्रीम कोर्ट बैठा है, इससे ऊपर कुछ कोई भी कोर्ट नहीं है. उसके नीचे हाई कोर्ट्स है स्टेट की, इनके हाई कोर्ट के नीचे, हर हाई कोर्ट के नीचे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स है. ठीक है, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स है, इनकी हायरार्की है. ऐसा सिस्टम है. So at the top sitting Supreme Court and below Supreme Court there are high courts. ठीक है, and high court के भी नीचे subordinate courts हैं. ठीक है, टॉप पोजीशन पे स्टेट में टॉप पोजीशन पे बैठता है हाई कोर्ट, वैसे ओवरऑल सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर रहता है. ठीक है, इंटीग्रेटेड सिस्टम. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट पॉइंट है, देखिए हाई कोर्ट हमारी कंट्री में एक्चुअली इस्टेब्लिश हो गए थे 3 हाई कोर्ट 1862 में ही. यही से इनकी ओरिजिन शुरू होती है 1862 में ही. ये सब प्रेसिडेंसी हुआ करते थे, कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास. तो ये 3 हाई कोर्ट, कलकत्ता हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट एंड मद्रास हाई कोर्ट इस्टेब्लिश हो गए थे 1862 में. ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है. 1862 आता है क्वेश्चन. ठीक है, एंड अगर बात करें इलाहाबाद की तो इलाहाबाद 1866 में, 1866 में इलाहाबाद हाई कोर्ट का गठन किया गया था. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट पॉइंट देखिए, सबसे पहले बेसिकली अगर बात करें 7th अमेंडमेंट एक्ट से पहले तो हर स्टेट के लिए एक हाई कोर्ट हुआ करता था. हर स्टेट के लिए एक हाई कोर्ट हुआ करता था. लेकिन 7वें संविधान के संशोधन के बाद, जो कि 1956 में आया था, पार्लियामेंट को पावर दे दिया गया कि पार्लियामेंट बना सकता है कॉमन हाई कोर्ट फॉर 2 or more states और 1 state 1 UT और 1 state 1 UT और 2 UT और 1 state और 2 state plus 1 UT, ऐसे मतलब करके, मतलब 2 or more states या फिर 2 कॉम्बिनेशन ऑफ UTs के लिए कॉमन हाई कोर्ट हो सकता है. ऐसा प्रोविजन 7वें संविधान के संशोधन के बाद पार्लियामेंट को ये पावर दे दिया गया. ठीक है, सो 7th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1956 gave the power to parliament, and parliament according to that power can create common high court for territorial jurisdiction of a for 2 or more states. ठीक है,
एंड अगर बात करें टेरिटोरियल जुरिडिक्शन की, हाई कोर्ट्स की, तो ये को टर्मिनस है। इसका मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए कि एक हाई कोर्ट है बिहार का, ठीक है, पटना हाई कोर्ट है, एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, तो ये बिहार का जो टेरिटोरियल जुरिडिक्शन है वहीं तक रहेगा, को टर्मिनस, ठीक है। अगर मान लीजिए कहीं का कॉमन हाई कोर्ट है, जैसे कि अभी लेटेस्ट का एग्जांपल ले ले, दो यूटीज का, जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख के लिए सिंगल हाई कोर्ट है, और यहाँ पे ये जो एरिया है दोनों एरिया का को टर्मिनस होगा। अगर कोई कॉमन हाई कोर्ट है तो वो अगर दो या दो से ज्यादा स्टेट्स के लिए है तो उन पूरे स्टेट्स की जो भी उसमें इन्वॉल्व है उनकी एरिया को वो कवर करेगा। सो इट इज को टर्मिनस, ठीक है। 2019 की बात अगर मतलब लेटेस्ट डेटा की बात करें तो टोटल हमारे देश में जो हाई कोर्ट की संख्या है वो 25 है। देयर आर 25 हाई कोर्ट्स एज पर द लेटेस्ट डेटा 2019. Out of 25 high courts, there are 3 high courts that have jurisdiction over more than one state. अगर बात करें यूटीज के अंदर, टोटल 9 यूटीज है, अभी लेटेस्ट 9 यूटीज है। यूटीज की बात करें, यूनियन टेरिटरीज की, तो दिल्ली एक ऐसा यूनिक यूटी है, यूनियन टेरिटरी है, जिसका सेपरेट हाई कोर्ट है, बाकी किसी का भी सेपरेट हाई कोर्ट नहीं है। एंड ये हाई कोर्ट सिंस 1966 से ही है। अगर जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख की बात करें तो इसके लिए भी एक कॉमन हाई कोर्ट है, बट ये सेपरेट नहीं है, दो यूटीज मिलके एक कॉमन हाई कोर्ट इनको भी दिया गया है, ठीक है। एंड अगर बात करें ओवरऑल की कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से आर्टिकल से लेकर कौन से आर्टिकल तक बिल्ड किया गया है हाई कोर्ट को और कौन से पार्ट में रखा गया है, तो ये आर्टिकल 214 से 231 तक बताता है हमें हाई कोर्ट के बारे में, इनके ऑर्गेनाइजेशन, इनका स्ट्रक्चर, इनके पावर्स, एवरीथिंग यही से हमें मिलते हैं। आर्टिकल 214 से लेकर 231 तक डिटेल में बताई गई है सारी चीजें, एंड इनको रखा गया है पार्ट 6 में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब जानते हैं कॉम्पोजिशन कैसा है, कॉम्पोजिशन एंड अपॉइंटमेंट अबाउट द हाई कोर्ट। हाई कोर्ट का कॉम्पोजिशन एंड यहाँ पे अपॉइंटमेंट कैसे होते हैं, देखते हैं एक एक करके। तो पहला पॉइंट यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, जो कॉम्पोजिशन है एक हाई कोर्ट का, एक हाई कोर्ट का जो कॉम्पोजिशन होता है उसमें एक चीफ जस्टिस होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, ठीक है, एंड सच अदर जजेस एज द प्रेसिडेंट में फ्रॉम टाइम टू टाइम डीम नेसेसरी टू अपॉइंट। तो यहाँ पे एक बात क्लियर है कि जैसे कि सुप्रीम कोर्ट में जजेस की संख्या लिमिटेड होती है, फिक्स होती है इनफैक्ट, लेकिन हाई कोर्ट में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। हाई कोर्ट में कोई नंबर ऐसा फिक्स नहीं होगा, प्रेसिडेंट के ऊपर छोड़ दिया गया है कि भाई प्रेसिडेंट डिटरमाइन करेंगे, टाइम टू टाइम वो देखेंगे डिपेंडिंग अपॉन द वर्कलोड वगैरह कि किस हाई कोर्ट में कितने जजों की संख्या होनी चाहिए और अकॉर्डिंगली अपॉइंट कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस कैसे होता है, हाई कोर्ट में जजेस की अपॉइंटमेंट नियुक्ति उनकी कैसे होती है। तो जो सोल अथॉरिटी है वो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट ही नियुक्त करते हैं, लेकिन एक प्रोसीजर है, ठीक है। प्रेसिडेंट मतलब नियुक्त कर रहे हैं, तो प्रेसिडेंट कहने का मतलब है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जिसका नाम एडवाइज करेंगे प्रेसिडेंट को, वह उसी को चीफ जस्टिस या फिर जज अपॉइंट करेंगे प्रेसिडेंट, ठीक है। तो अगर अब स्पेसिफिक प्रोविजन भी दिया गया है कि अगर चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट की नियुक्ति होगी तो उनके लिए क्या प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा। तो देखिए नियुक्ति तो उनकी प्रेसिडेंट ही करते हैं, बट कंसल्टेशन लेना पड़ता है इनको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मतलब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, ठीक है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का कंसल्टेशन इनको लेना पड़ता है प्रेसिडेंट को बिफोर अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ ए पर्टिकुलर हाई कोर्ट, ठीक है। एंड द गवर्नर ऑल्सो, उस पर्टिकुलर स्टेट के गवर्नर का भी कंसल्टेशन लेना पड़ता है। सपोज यूपी इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की नियुक्ति करनी है, तो इसमें प्रोसीजर क्या होगा, प्रेसिडेंट सबसे पहले सीजेआई से कंसल्ट करेंगे एंड
वो कंसल्ट करेंगे गवर्नर ऑफ यूपी से भी, ठीक है, बिकॉज इलाहाबाद कोर्ट यूपी के अंदर आता है, यूपी का हाई कोर्ट है, तो ये प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा। अगर बात करें अदर जजेस की नियुक्ति कैसे होगी, तो उस उनकी नियुक्ति जो है एक्सेप्ट चीफ जस्टिस के अलावा जो भी जजेस होंगे उसके लिए भी प्रेसिडेंट को कंसल्ट करना होगा चीफ जस्टिस ऑफ कंसर्न हाई कोर्ट का। सीजेआई इसमें इन्वॉल्व नहीं है, सॉरी सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस चीफ जस्टिस ऑफ कंसर्न हाई कोर्ट। इस केस में जैसे मैंने इलाहाबाद कोर्ट का एग्जांपल दिया था, तो यहाँ पे किसी जज की नियुक्ति करनी होगी तो चीफ जस्टिस ऑफ इलाहाबाद का भी कंसल्टेशन चाहिए, प्लस गवर्नर ऑफ स्टेट का भी कंसल्टेशन प्रेसिडेंट को लेना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कुछ पॉइंट्स हैं यहाँ पे जो कि निकल के आते हैं जजेस केसेस से। ठीक है, तो सबसे पहले सेकेंड जज केस 1993 से एक पॉइंट निकल के आया है रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट आई एम टॉकिंग अबाउट। ठीक है, यहाँ जो भी केसेस से बात करेंगे वो अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस के कॉन्टेक्स्ट में बातें होंगी। तो यहाँ से पॉइंट निकला था कि कोई भी सुप्रीम कोर्ट ने रूल किया था कि नो अपॉइंटमेंट ऑफ ए जज ऑफ हाई कोर्ट should be there unless it is in conformity with the opinion of CJI। ये एक रूलिंग थी सुप्रीम कोर्ट की, किसी भी जज की नियुक्ति तब तक नहीं होगी जब तक कि सीजेआई की कंफर्मिटी, उनका ओपिनियन की कंफर्मिटी ना ले ली जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब थर्ड जजेस केस में अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस से रिलेटेड एक और रूलिंग दिया था सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि इन द केस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ द हाई कोर्ट जजेस द सीजेआई शुड कंसल्ट ए कोलिजियम ऑफ द टू सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। मतलब कि जो ओपिनियन है सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई का, चीफ जस्टिस का, वो सोलली इंडिपेंडेंट नहीं है, मतलब उनका सोल एज ए होल उनका उनका डिसीजन जो है इंडिपेंडेंट नहीं है। ही शुड कंसल्ट ए कोलिजियम ऑफ टू सीनियर मोस्ट जजेस। ठीक है, खुद का ऐसा नहीं है कि जिसको मन किया उस पे ओपिनियन दे दिया। ही शुड आल्सो कंसल्ट द कोलिजियम ऑफ टू सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। सो दिस इज द रूलिंग given in Supreme Court, given in third judge's case by Supreme Court. Next 99th Amendment Act एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। कई बार क्वेश्चन आया हुआ है यूपीएससी के एग्जाम में या फिर स्टेट के सिविल सर्विसेज एग्जाम में। इस अमेंडमेंट की महत्वता बहुत ज्यादा है, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया था, इसमें विवाद हो गया था, इसलिए इसे क्वेश्चन को बात है। तो 99th अमेंडमेंट एक्ट 2014 में हुआ था, और इसी अमेंडमेंट एक्ट के बाद एक एक्ट लाया गया था जिसको बोलते हैं नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन एक्ट। ये जजेस की नियुक्ति से रिलेटेड एक कमीशन बनाने के लिए, जिसको कहते हैं नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, और वो कमीशन को बनाने के लिए एक्ट 2014 में लाया गया था, ताकि जो नियुक्ति होगी जजेस की वो कमीशन के द्वारा। इन दोनों अमेंडमेंट एज 99th अमेंडमेंट एज वेल एज इस एक्ट को, एनजेएसी एक्ट को, दोनों को तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड नल एंड वॉइड कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। बोला कि देखिए ये ठीक नहीं है कि कमीशन जो है अब जजेस की नियुक्ति करे, जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो चीजें मेंशन है वही होनी चाहिए, और इन दोनों चीजों को अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड वॉइड कर दिया। तो ये एक्ट भी खत्म हो गया और नेशनल जुडिशियल कमीशन भी इस बॉडी को भी खत्म कर दिया गया। तो अभी जो पुराना सिस्टम था, जो कॉलेजियम सिस्टम के द्वारा नियुक्ति की जाती थी, वही अभी भी काम कर रहा है। ऐसा मैंने सुप्रीम कोर्ट वाले क्लास में भी आपको बताया था। अब देखिए कि भाई जो जजेज होते हैं हाई कोर्ट के, क्या उनका कुछ क्वालिफिकेशन होता है? डेफिनेटली होता है। एरा गैरा नथु खैरा तो नहीं बन सकता है। तो क्या है वो सिस्टम, ये जान लीजिए। सबसे पहले तो एक बंदा जो जज बनना चाहता है या फिर चीफ जस्टिस बनना चाहता है हाई कोर्ट का, तो उसको तो भैया इंडियन सिटीजनशिप होना ही चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडिया तो होना ही चाहिए। विदेशी को थोड़ी बिठा दोगे लाके हाई कोर्ट के परिसर में। तो ही शुड बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया एंड ही शुड हेल्ड ए जुडिशियल ऑफिस, ठीक है, फॉर 10 years इन इंडिया। ठीक है, सिटीजन ऑफ इंडिया के अलावा, सिटीजन तो होना ही है, अलावा इसको या तो
जुडिशियल ऑफिस होल्ड करना होना चाहिए बिफोर ज्वाइनिंग एज अ जज इन हाई कोर्ट 10 साल के लिए। ठीक है, जुडिशियल ऑफिस में कहीं भी रहा हो 10 साल के लिए हमारी कंट्री में, तब ही किसी बंदे को जज बनाया जा सकता है। और देखिए, और मतलब ये है कि इस अगर ये नहीं है किसी के पास क्वालिफिकेशन, तो दूसरी क्वालिफिकेशन जैसे अभी नए पॉइंट में आया है कि ही शुड बी एन एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट और हाई कोर्ट इन सक्सेशन फॉर 10 years। तो या तो ये क्वालिटी हो इसके पास या फिर ये क्वालिफिकेशन हो, दोनों में से एक क्वालिफिकेशन प्लस सिटीजन ऑफ इंडिया अगर होगा तो डेफिनेटली ही विल बी क्वालिफाइड टू बिकम ए जज ऑफ हाई कोर्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो कोई भी प्रोविजन नहीं दिया है, स्पेसिफिक प्रोविजन फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ ए डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट एज ए जज ऑफ हाई कोर्ट, जो कि सुप्रीम कोर्ट के केस में था, लेकिन हाई कोर्ट के केस में ये क्वालिफिकेशन नहीं रखा गया है कि कोई बंदा डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट होगा और सिटीजन ऑफ इंडिया होगा तब भी उसको जज बनाया जा सके हाई कोर्ट का, जबकि सुप्रीम कोर्ट वाले में था ये प्रोविजन। ठीक है, तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट मैंने मेंशन कर दिया है कि ये जो डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट वाला जो क्राइटेरिया है जो कि सुप्रीम कोर्ट में हुआ करता था वो यहाँ पे नहीं लगता है, हाई कोर्ट के केस में नहीं लगता है। ठीक है, नेक्स्ट, तो क्या किसी बंदे को जो कि हाई कोर्ट का जज बन जाता है तो क्या वो बिना ओथ अफर्मेशन लिए हुए वो अपनी ड्यूटीज कर सकता है? जी नहीं, नहीं कर सकता है। तो ओथ एंड अफर्मेशन इज एट लीस्ट रिक्वायर्ड टू डिस्चार्ज द ड्यूटीज एज ए जज और चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। कौन दिलाते हैं इनको ओथ अफर्मेशन? तो ये गवर्नर दिलाते हैं या फिर कोई बंदे को अपॉइंट कर सकते हैं गवर्नर कि भाई आप ये जो बंदा है जो जज है इसको आप ओथ दिला दो। ठीक है, तो गवर्नर और सम पर्सन अपॉइंटमेंट बाय हिम। क्या लेते हैं ओथ में? ही शुड टेक ओथ टू बियर ट्रू फेथ एंड एलिजियंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन। सच्ची निष्ठा और निस्वार्थ भावना रखनी पड़ती है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। एंड टू अपहोल्ड द सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, इंडिया एक सोवरेन कंट्री है, इंटीग्रिटी को भी इसके बना के रखना है, ये ओथ लेते हैं जजेस। एंड टू ड्यूली एंड फेथफुली एंड टू बी to the best of his ability, knowledge and judgment perform the duties of the office without fear or favor, affection or ill will। ठीक है, and to uphold the constitution and laws also। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, तो इनकी सैलरी भी है भैया, डेफिनेटली इनकी सैलरी एंड अलाउंसेस हैं और अच्छी खासी सैलरी। इट इज बेसिकली डिटरमाइंड फ्रॉम टाइम टू टाइम बाय द पार्लियामेंट। तो जो सैलरी है, जो अलाउंसेस हैं, सम्चुरी अलाउंसेस एक्सेट्रा, जो भी इनके रिम्यूनरेशन से रिलेटेड जो मैटर्स है वो डिटरमाइन किया जाता है पार्लियामेंट के द्वारा टाइम टू टाइम। ज्यादातर टाइम इंक्रीज ही किया जाता है, डिक्रीज नहीं करते हैं ये लोग, बिकॉज इंडिपेंडेंस भी जरूरी है। द पार्लियामेंट कैन नॉट, और इनफैक्ट देयर सैलरी और अलाउंसेस, जो सैलरी और अलाउंसेस हैं जजेस के, इट कैनॉट बी वेरीड टू देयर डिसएडवांटेज। मतलब ऐसा नहीं है कि इनकी सैलरी कम कर दी ताकि इन पे प्रेशर बना के अपना सरकार काम निकाल सके। ठीक है, बिकॉज जुडिशरी कई बार एग्जीक्यूटिव को क्वेश्चन करती है, मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन करती है कि सरकार ने ये काम किया तो चलो इसकी सफाई दो, क्या ये काम कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से है? कोई भी शासक नहीं चाहता कि उसके ऊपर निरंकुशता लग जाए, उसको अंकुश लगाया जाए, तो वो निरंकुश बनना चाहता है। तो निरंकुश बनने के चक्कर में कई बार जुडिशरी को ओवर रूल करने की कोशिश करता है, जुडिशरी को दबाने की कोशिश करता है। अगर उनकी सैलरी, जजेस की सैलरी उनके हाथ में हो कि भाई कभी भी कम कर दे, तो इससे क्या जजेस के ऊपर प्रेशर रहेगा, जजेस जो डिसीजंस हैं वो सरकार के फेवर में दे सकते हैं। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन ने ही ये प्रोविजन रख दिया है कि इनकी जो सैलरी है, अलाउंसेस है, इट कैन नॉट बी वेरीड टू देयर डिसएडवांटेज एक्सेप्ट ड्यूरिंग ए फाइनेंशियल इमरजेंसी। ठीक है, अब देखिए 2018 से पहले इनकी सैलरी अलग हुआ करती थी, थोड़ी कम हुआ करती थी। 2018 में जो सैलरी थी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हाई कोर्ट की, उसको इंक्रीज कर दिया गया 90,000 से 2.5 लाख, बहुत बड़ा इंक्रीज हुआ। और जो जजेस थे उनकी सैलरी पहले 80,000 हुआ करती थी, उसको 2.25 लाख कर दिया गया। आगे बढ़ते हैं।
अब जानते हैं कि टेन्योर क्या होता है जजेस का। तो देखिए, कोई पार्लियामेंट ने कोई टेन्योर इनका फिक्स नहीं किया, इट इज नॉट फिक्स, बट 4 प्रोविजंस हैं जो कि इनको इनके टेन्योर से रिलेटेड है, वो देख लेंगे। इनका जो मैक्स एज है वो 62 ईयर्स है, मतलब कोई एक जज है वो 62 साल तक ही जज की ड्यूटी कर सकता है, 62 साल के बाद वो रिटायर हो जाता है। तो रिटायरिंग एज इनका जो है 62 ईयर्स है। बियॉन्ड दिस एज दे विल नॉट परफॉर्म द ड्यूटीज ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम हाई कोर्ट। सॉरी, आगे बढ़ते हैं। दे कैन रिजाइन, दे कैन ऑल्सो रिजाइन, ठीक है, वो अपना पद त्याग कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए इनको एक लेटर लिखना होगा प्रेसिडेंट के संबोधन में। एंड दे कैन ऑल्सो बी रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ पार्लियामेंट। A judge of high court can vacate his office when he is appointed as a judge of supreme court। तो इनको कंपलसरी वैकेट करना पड़ता है कि अगर हाई कोर्ट का जज है और सुप्रीम कोर्ट में उसकी जज के तौर पे नियुक्ति हो गई, तो वो वैकेट करना पड़ेगा उसको हाई कोर्ट वाला पोस्ट। और व्हेन ही इज ट्रांसफर टू अनदर हाई कोर्ट, मान लो कि पटना हाई कोर्ट से ट्रांसफर होकर इलाहाबाद हाई कोर्ट में चला गया, तब भी इस जगह पे इसका जो पोस्ट है वो वैकेंट हो जाएगा, वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। तो ये 4 प्रोविजन थे टेन्योर ऑफ जजेस से रिलेटेड। अब देखते हैं अगला, रिमूवल ऑफ जजेस। कैसे एक जज को, जो कि हाई कोर्ट का जज होता है, कैसे उसको हटाया जाता है। तो ऑलमोस्ट सेम है, जो जजेस का रिमूवल का प्रोसीजर है वो सेम सुप्रीम कोर्ट के जजेस के रिमूवल के प्रोसीजर के समान ही है। फिर भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, जो जजेस का रिमूवल होता है हाई कोर्ट का, उसके लिए एक प्रोसीजर है। प्रेसिडेंट रिमूव करते हैं एक ऑर्डर जारी करके, एक ऑर्डर इशू करते हैं और एक जज रिमूव हो जाता है। ये इतना आसान सुनने में लगता है, लेकिन इतना आसान है नहीं। अब ये ऑर्डर इशू करने के लिए प्रेसिडेंट को कुछ प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है। वो एक्चुअली इनफैक्ट अगर बात करें ओवरऑल प्रोसीजर की, तो इसमें एक जज को रिमूव करने के लिए सबसे पहले ग्राउंड होना चाहिए। वो 3 ग्राउंड क्या है, वो 3 ग्राउंड है, सॉरी 2 ग्राउंड होते हैं, मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। या तो उस पर्टिकुलर किसी बंदे पे मिसबिहेवियर का आरोप हो, या फिर वो इनकैपेबल हो अपनी ड्यूटी करने में, उस जज को हटाया जा सकता है। ये 2 ग्राउंड है। और इस ग्राउंड को बेसिकली पार्लियामेंट में वोटिंग की जाती है, स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत होती है, ठीक है। एक मोशन लाके, रिमूवल मोशन लाके उस पे बेसिकली स्पेशल मेजोरिटी के द्वारा पास करना होता है दोनों सदनों में, लोकसभा राज्यसभा में, दोनों सदनों में स्पेशल मेजोरिटी से पास करना होता है। स्पेशल मेजोरिटी आई हैव एक्सप्लेन्ड यू ऑलरेडी, आई होप कि आपको जरूर याद होगा। जो टोटल नंबर है उनकी स्पेशल मेजोरिटी, एंड द नंबर जो अवेलेबल है उस समय प्रेजेंट इन वोटिंग, उसका 2/3 अगर फेवर में आता है तभी कोई मोशन पास माना जाएगा। तो रिमूवल मोशन को भी स्पेशल मेजोरिटी के द्वारा पास होना आता है दोनों सदनों में, इसलिए इतना आसान नहीं है, ठीक है। रिमूवल ऑफ जजेस बहुत आसान नहीं, प्रेसिडेंट करते हैं। जब पार्लियामेंट मोशन जो है पास कर लेता है, तो प्रेसिडेंट को एड्रेस करता है, फिर प्रेसिडेंट एक ऑर्डर जारी करते हैं कि भाई सो एंड सो जजेस स्टे, उसको हटाया जा रहा है ड्यू टू दिस चार्जेस, ठीक है। आगे, तो जजेस इंक्वायरी एक्ट जो है वही रेगुलेट करता है, जो कि 1968 में आया था ये एक्ट। ये रेगुलेट करता है प्रोसीजर को, कैसे हटाया जाता है, उस प्रोसीजर को रेगुलेट करने के लिए ये एक्ट है। इसमें बृहद तौर पे बताया गया है कि कैसे एक जज को, जो कि हाई कोर्ट का जज है, उसको हटाया जा सकता है। तो इसमें कहा गया है कि रिमूवल मोशन लाना होगा अगर किसी जज को हटाना है। वो मोशन को पहले 100 मेंबर का सपोर्ट सिग्नेचर होना चाहिए उस मोशन पे, 100 मेंबर ऑफ लोकसभा, तभी वो आगे बढ़ सकता है। या और अगर वो राज्यसभा में मोशन आया है तो वहां पे 50 मेंबर्स का सिग्नेचर होना चाहिए उस मोशन पे, तभी राज्यसभा इनिशिएट कर सकती है ऐसा मोशन, ठीक है। तो ये कंपलसरी है, सेम है जो कि सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने के केस में था। एंड ये जब मोशन को साइन कर देते हैं ये लोग, पूरा करते हैं, लोकसभा में 100 या फिर राज्यसभा में हुआ है तो 50,
तो फिर ये अगर लोकसभा में हुआ है तो स्पीकर को दिया जाता है ये मोशन, या फिर अगर ये चार्जेस जो है मोशन जो है अगर राज्यसभा में इनिशिएट हुआ है तो चेयरमैन को सौंप दिया जाता है। अब देखिए स्पीकर या चेयरमैन को ये पावर है कि वो या तो एडमिट कर सकते हैं इस मोशन को या फिर रिफ्यूज कर सकते हैं एडमिट करने से। मतलब वहां पे भी स्पीकर और चेयरमैन के पास पावर दे दिया गया है कि या तो आपको लगता है तो एडमिट कीजिए इस मोशन को, या फिर आपको नहीं लगता है, बोगस लगती है चार्जेस, तो आप वहीं पे रिफ्यूज भी कर सकते हैं। अगर एक्सेप्ट कर लिया इस मोशन को या तो स्पीकर ने या फिर चेयरमैन ने, एज पर द केस, मान लीजिए कि अगर लोकसभा में होता है तो स्पीकर करेगा डेफिनेटली, अगर राज्यसभा में मोशन इनिशिएट हुआ तो चेयरमैन करेगा। जो भी हाउस ऐसा करती है तो वो एक कॉन्स्टिट्यूट करेगी 3 मेंबर की कमिटी। अब 3 मेंबर की कमिटी में भी कुछ क्राइटेरिया है कि कौन कौन लोग होंगे, वो 3 लोग कौन कौन होंगे। तो सबसे पहले जो लोग होंगे उसमें वो होंगे चीफ जस्टिस और ए जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, या तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो या फिर एक जज हो कोई सुप्रीम कोर्ट का एक बंदा वहां से, एक चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, ठीक है, किसी ना किसी एक हाई कोर्ट का एक चीफ जस्टिस होना ही चाहिए, एंड ए डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट, जो कि डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट की तरफ से कोई बंदा है उसके पास अच्छा खासा नॉलेज है, वही बंदा हो सकता है। तो ये 3 बंदे जो चार्जेस लगाई गई हैं जिस जिस जज को हटाया जा रहा है उसको बेसिकली इन्वेस्टिगेट करेंगे। अगर उन्होंने गिल्टी पाया मिसबिहेवियर या फिर इनकैपेसिटी का, यही 2 ग्राउंड है जज को हटाने के लिए, अगर इस जूरिस्ट बेसिकली 3 मेंबर की कमेटी ने पाया कि सच में ये ऐसा हुआ है, तो वो हाउसेस को रिकमेंड कर देंगे कि ठीक है ये पाया गया है और मोशन हाउस के कंसिडरेशन में आ जाएगा। ठीक है, तो मोशन को कंसीडर करने से पहले हाउसेस में, मतलब पार्लियामेंट में, ये 3 मेंबर की कमेटी ये सारे काम करते हैं। ठीक है, इसके बाद वो पास किया जाएगा ईच हाउस में सेपरेटली स्पेशल मेजोरिटी के द्वारा, और जब दोनों हाउसेस ने पास कर दिया तब ये प्रेजेंट किया जाएगा एक एड्रेस के तौर पे प्रेसिडेंट को, और प्रेसिडेंट फिर फाइनली एक ऑर्डर जारी करके इम्पीच कर देंगे किसी भी जज को, जिस जज को जिस जज के अगेंस्ट में ये मोशन आया उसको बर्खास्त कर देंगे, उसको इम्पीच कर देंगे। लेकिन एक बात इंपॉर्टेंट बता दूं कि अभी तक किसी भी जज को इम्पीच नहीं किया गया है, आज तक कोई जज हुआ ही नहीं है इम्पीच, तो ये इतना जटिल है। नो इम्पीच्ड, नो वन हैज बीन इम्पीच्ड सो फार, नो जज हैज बीन इम्पीच्ड सो फार, दिस इज अ वेरी गुड डेटा। इससे क्या होता है, कहीं ना कहीं जुडिशरी की इंडिपेंडेंस दिखती है, हमारी जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, बिकॉज कोई भी जज अच्छा खटाया नहीं गया चार्जेस के आरोप में। तो ये एक अच्छी बात है जुडिशियल सिस्टम के लिए, जुडिशरी इंडिपेंडेंट रहेगी तो ये बहुत सारे काम कॉन्स्टिट्यूशन के हित में करती रहती है, कॉन्स्टिट्यूशन की फाइनल इंटरप्रेटेड होती है जुडिशरी। आगे बढ़ते नेक्स्ट, अब क्या ट्रांसफर किया जाता है जजेस का एक हाईकोर्ट से दूसरे हाईकोर्ट में, तो हाँ होता है, जजेस का ट्रांसफर किया जा सकता है। प्रेसिडेंट करते हैं आफ्टर कंसल्टिंग द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, लेकिन 1977 में बेसिकली 1977 में सुप्रीम कोर्ट ने एक रूलिंग दी थी, सुप्रीम कोर्ट ने 1977 में एक रूलिंग दी थी कि जो ट्रांसफर करते हैं ना ये प्रेसिडेंट कंसल्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये ऐसा नहीं कि मतलब कि जिसको मन किया उसको ट्रांसफर कर दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। इट शुड बी एक्सेप्शनल मेजर, इट शुड बी यूज्ड ओनली एज एन एक्सेप्शनल मेजर एंड इन पब्लिक इंटरेस्ट। अगर लगता है कि सच में इस बंदे को ट्रांसफर करना चाहिए एक्सेप्शनल मेजर में, बिल्कुल कि इससे पब्लिक इंटरेस्ट को कहीं ना कहीं लॉस हो रहा है, तभी उसको ट्रांसफर करना चाहिए, अदरवाइज नहीं करना चाहिए। लास्ट मेजर की तरह यूज करना चाहिए किसी बंदे का ट्रांसफर। अगर ऐसे ही किसी भी जज की ट्रांसफर होने लगी तो जुडिशरी की जो वैल्यू है उस पर असर पड़ेगा, डेफिनेटली इंडिपेंडेंस में कमी आएगी। 1994 में अगेन सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया दैट जुडिशियल रिव्यू इज नेसेसरी फॉर ट्रांसफर अगर किसी जज का होता है तो उसको जुडिशियल रिव्यू से बाहर नहीं रखा जाएगा, जुडिशियल रिव्यू इज नेसेसरी। लेकिन इसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक बात इंपॉर्टेंट बोली कि जो राइट है कि कौन बंदा चैलेंज कर सकता है
ट्रांसफर को लेकर, तो वो खुद एक जज ही कर सकता है जिसको ट्रांसफर किया जा रहा है। वही जज अगर चाहे तो चैलेंज कर सकता है और कोई दूसरा ट्रांसफर को चैलेंज नहीं कर सकता है। आगे बढ़े। नेक्स्ट है थर्ड जज केस में सुप्रीम कोर्ट ने 1998 में अपनी ओपिनियन दी, opined that in case of the transfer of high court judges, the chief justice of India should consult in addition to the collegium of 4 senior most judges of Supreme Court, the chief justice of India, justice of 2 high courts, one from which the judge is being transferred and other receiving। तो इसमें क्लियर कट बोल दिया गया थर्ड जज केस में कि जो ट्रांसफर होता है उसमें सीजेआई को तो एक तो कॉलेजियम सिस्टम जो 4 लोग सीनियर मोस्ट जजेस हैं उनको तो कंसल्ट करना ही है ट्रांसफर से रिलेटेड मैटर में, साथ में जो जज ट्रांसफर हो रहा है और जहां से वो जा रहा है, मान लीजिए पटना हाईकोर्ट से जा रहा है वो इलाहाबाद हाईकोर्ट में, तो इस हाईकोर्ट के भी, पटना हाईकोर्ट के भी चीफ जस्टिस से कंसल्टेशन, एंड जहां जा रहा है, जहाँ पे ट्रांसफर हो रहा है, रिसीविंग जो यूनिट है वहां के भी चीफ जस्टिस से भी कंसल्टेशन लेना पड़ेगा, तभी ट्रांसफर होगा। नेक्स्ट, अब क्या एक जज को एक्टिंग चीफ जस्टिस बनाया जा सकता है? तो हाँ, एक हाईकोर्ट के जज को एक्टिंग चीफ जस्टिस बनाया जा सकता है। वो कौन बना सकता है? तो प्रेसिडेंट बना सकते हैं। प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट ए जज ऑफ हाईकोर्ट व्हेन, कुछ कंडीशंस है, व्हेन ऑफिस ऑफ चीफ जस्टिस इज वैकेंट, ठीक है, जब चीफ जस्टिस का ऑफिस वैकेंट हो जाता है, या फिर चीफ जस्टिस टेम्पोरली एब्सेंट है, कहीं गए हुए हैं, ठीक है, और ये अनेबल टू परफॉर्म द ड्यूटीज, या तो चीफ जस्टिस जो है वो किसी कारण से बीमारी या फिर किसी भी कारण से अपनी ड्यूटीज परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, उस केस में भी एक जज को जो कि हाई कोर्ट का है उसको चीफ जस्टिस बनाया जा सकता है। नेक्स्ट, एडिशनल एंड एक्टिंग जजेस, तो कुछ एडिशनल एंड एक्टिंग जजेस भी बनाए जाते हैं क्योंकि कई बार वर्कलोड बढ़ जाता है, तो प्रेसिडेंट के पास भी अगेन पावर है, कैन अपॉइंट, अपॉइंटमेंट से रिलेटेड सारे पावर प्रेसिडेंट को ही है, तो क्वेश्चन जहां भी दिखे प्रेसिडेंट ही मारना है अपॉइंटमेंट से रिलेटेड, एंड इनफैक्ट रिमूवल से भी रिलेटेड जो आंसर है वो प्रेसिडेंट ही है, लेकिन रिमूवल का प्रोसीजर आपको पता होना चाहिए जो मैंने एक्सप्लेन किया है। प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट ए ड्यूली क्वालिफाइड जो बंदा होगा उसी को ही एडिशनल या फिर एक्टिंग जज बना सकते हैं, फॉर ए पीरियड नॉट एक्सीडिंग 2 years, 2 से ज्यादा साल ये नहीं रह सकता। व्हेन, अब इसमें भी कंडीशन है, क्या क्या कंडीशन हो सकते हैं? व्हेन टेम्पोररी, देयर इज अ टेम्पोररी इंक्रीज इन द बिजनेस ऑफ द हाई कोर्ट, ठीक है, हाई कोर्ट में काम बढ़ गया तब, और द एरियाज ऑफ वर्क इन हाई कोर्ट हैज इंक्रीज्ड, या तो एरिया बढ़ गया हो मतलब बहुत सारा काम आ गया हो, या फिर उसके बिजनेस में इंक्रीज हुआ। President can also appoint a duly qualified person as an acting judge when a judge absence, ठीक है, absence और any other reason, या तो absent है वो जज या फिर कोई दूसरे कारण से भी बनाया जा सकता है, और appointed to act टेम्पोरली ए चीफ जस्टिस, तो एक बंदा जिसको हाई कोर्ट का जज है वो अगर टेम्पोरली चीफ जस्टिस बन गया तो उसकी तो वैकेंसी क्रिएट हो गई, उसका तो पोस्ट खाली हो गया, एक जज कम हो गया, तो उसको भरने के लिए भी एडिशनल जज की नियुक्ति प्रेसिडेंट कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आई एम वेरी क्लियर। रिटायर्ड जज को भी मौका दिया जा सकता है, वो मौका देने के लिए पावर है चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, वो रिक्वेस्ट कर सकते हैं एक रिटायर्ड जज को हाई कोर्ट में आने के लिए और काम करने के लिए, ठीक है, टेम्पोररी पीरियड के लिए, लेकिन इसके लिए इनको प्रीवियस कंसेंट लेना पड़ेगा, चीफ जस्टिस को प्रीवियस कंसेंट लेना पड़ेगा प्रेसिडेंट का, एंड उस बंदे का भी जो कि रिटायर्ड बंदा है और बिना उसके कंसेंट के जज नहीं बनाया जा सकता है, तो दोनों लोगों का, प्रेसिडेंट का और उस बंदे का, ठीक है, जो कि रिटायर्ड जज है, दोनों का कंसेंट लेना पड़ेगा। किसको? चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, किसी भी हाई कोर्ट के हो सकते हैं ये, अपने कोर्ट में ये एक रिटायर्ड जज को उससे काम कराना चाहते हैं, तो ये प्रोसीजर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे इंडिपेंडेंस ऑफ हाई कोर्ट की। जुडिशरी का इंडिपेंडेंस होना बहुत जरूरी है, और जुडिशरी का ही पार्ट है हाई कोर्ट। हाई कोर्ट हर स्टेट में टॉप लेवल पे होता है, इसके नीचे हायरार्की ऑफ सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं,
तो इसकी इम्पोर्टेंस बहुत बढ़ जाती है कि इंडिपेंडेंट काम करे, ताकि इसको जो भी टास्क दिया गया है वो पूरा कर सके, जो भी ड्यूटीज ये करता है वो इंडिपेंडेंटली कर सके। तो इट इज वेरी essential for effective discharge of the duties, and the high court must be free from the executive council of minister, इनके इंटरफियरेंस नहीं होना चाहिए वहां पे, एंड द लेजिस्लेचर। अगर ये दोनों ऑर्गन इंटरफियर करने लगे जुडिशरी के काम में तो जुडिशरी अपना काम नहीं कर पाएगी, एक्टिवली अपनी ड्यूटी को डिस्चार्ज नहीं कर पाएगी। तो इसलिए एग्जीक्यूटिव से फ्री रहने के लिए और लेजिस्लेचर से फ्री रहने के लिए हाई कोर्ट को इंडिपेंडेंस होना, उसका इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है, और इसके लिए कुछ प्रोविजंस हैं। तो इंडिपेंडेंस को सिक्योर करने के लिए, बनाए रखने के लिए कुछ प्रोविजंस हैं, जैसे कि मोड ऑफ अपॉइंटमेंट। मोड ऑफ अपॉइंटमेंट बहुत असर करता है। अगर जजेस की नियुक्ति बायस तरीके से होने लगे तो जजेस फेवरिज्म करेंगे, डर के काम करेंगे, और जो कि देश की इंटीग्रिटी और सोवरेनिटी पे खतरा हो जाएगा, इंडिविजुअल राइट्स का भी हनन होना शुरू हो जाएगा। तो मोड ऑफ अपॉइंटमेंट इसीलिए बहुत ही क्लियर रखा गया है। दे आर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, विच मीन्स कैबिनेट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। उसमें भी कंसल्टेशन होता है, कंसल्ट करना पड़ता है जुडिशरी के मेंबर्स से। जुडिशरी के मेंबर्स खुद पार्ट हो जाते हैं जब भी अपॉइंटमेंट की बात होती है जजेस की। तो दैट इज वाई ऐसा नहीं है कि कैबिनेट जो है वो खुद ही अपने डिसीजन ले सकता है, उनको कंसल्ट करना पड़ता है जुडिशरी के मेंबर्स से, जैसे कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट्स वगैरह भी पार्टिसिपेट करते हैं मोड ऑफ अपॉइंटमेंट में। तो जो पॉलिटिकल बायस है वो कम हो जाता है। नेक्स्ट है सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर। जजेस की अगर टेन्योर की सिक्योरिटी ना हो तो डेफिनेटली उनको डर बना रहेगा, और वो डरे रहेंगे तो अगेन अपना काम एक्टिवली नहीं कर पाएंगे। इसके लिए उनकी सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर जरूरी है। देखिए इसमें जो प्रोविजन हमें मिला है, जो फायदा मिलता है वो इस रूप में मिलता है। दे कैन बी रिमूव फ्रॉम ऑफिस बाय प्रेसिडेंट ओनली इन द मैनर एंड ग्राउंड्स मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो मैंने आपको जस्ट थोड़ी देर पहले ही एक्सप्लेन किया था कि रिमूवल का प्रोसेस कितना डिफिकल्ट है, और ये डिफिकल्ट इसीलिए बनाया गया ताकि इनकी सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर को मेंटेन किया जा सके, इनकी टेन्योर को स्टेबल रखा जा सके, उसकी सिक्योरिटी हो सके, ताकि इनको डर ना रहे कि यार मैं ये करूंगा तो मुझे कल को हटा देगी सरकार। नेक्स्ट है फिक्स सर्विस कंडीशंस। तो इंडिपेंडेंस के लिए फिक्स सर्विस कमीशन रखा गया, जैसे कि सर्विस कंडीशन रखा गया, जैसे कि इनकी सैलरी, जो जजेस होते हैं उनकी सैलरी, उनके अलाउंस, उनके प्रिविलेजेस, उनकी लीव और उनके पेंशन तो चेंज नहीं किया जा सकता है टू देयर एडवांटेज। तो जब भी चाहे पार्लियामेंट ऐसा नहीं है कि इनकी सैलरी चेंज कर दे, कम कर दे, इनके पेंशन को खत्म कर दिया जा सके, ऐसा नहीं हो सकता है। इनको इनकी सैलरी, इनके अलाउंस, इनको प्रिविलेजेस वगैरह इनके डिसएडवांटेज के तौर पे नहीं कम किया जा सकता, ठीक है। एक्सेप्ट द फाइनेंशियल इमरजेंसी। अगर मान लीजिए फाइनेंशियल इमरजेंसी आ गई तो डेफिनेटली थोड़ी सैलरी तो कम होगी ही, और उसमें जजेस भी इंक्लूड हो जाएंगे। नेक्स्ट है इंडिपेंडेंस बनाए रखने के लिए हाई कोर्ट के एक्सपेंसेस जो है इनसे रिलेटेड, हाई कोर्ट से रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस है, उनकी सैलरी से रिलेटेड हो, उनके स्टाफ से रिलेटेड हो, उनकी अदर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस वगैरह भी हो, वो सब चार्ज किए जाते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। तो दो तरीके के फंड होते हैं, एक तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया होता है। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का मतलब ये है कि ऐसा फंड है ये जिससे पैसा निकालने के लिए वोटिंग नहीं होती है, मतलब इसको पार्लियामेंट में वोट के द्वारा पास करके पैसा नहीं निकाला जाता है। ये सिंपली कुछ ऐसे एरिया हैं जिनको डायरेक्टली फंड किया जाता है, इसमें वोटिंग नहीं होती है। तो पार्लियामेंट के कंट्रोल से बाहर रखा गया है इसको, ताकि इनकी जो सैलरी है या फिर हाई कोर्ट का जो एक्सपेंसेस है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस वगैरह, वो इंडिपेंडेंट हो, मतलब वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से हो, ताकि इसमें वोटिंग ना, ठीक है, इसमें लेजिस्लेचर का कोई हाथ ना हो। सो द स्टाफ ऑफ as well as the administrative expenses of a high court is charged on the consolidated fund of India, and it is non-votable by the state legislature, though they can be discussed by it। तो state legislature इसको, सॉरी मैं पार्लियामेंट बोल रहा था, यहाँ पे एक्चुअली हाई कोर्ट की बात कर रहे हैं, तो हाई कोर्ट में स्टेट लेजिस्लेचर ही रहेगा,
तो स्टेट लेजिस्लेचर इसको डिस्कस कर सकता है, लेकिन इसको वोटिंग नहीं की जा सकती, ठीक है। पेंशन ऑफ हाई कोर्ट इज चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। नेक्स्ट नेक्स्ट है कंडक्ट ऑफ ए जज कैन नॉट बी डिस्कस्ड। अब देखिए, इंडिपेंडेंस बनाए रखने के लिए हाई कोर्ट का जरूरी है कि जो काम करते हैं जज, जो उनका कंडक्ट है बिजनेस से रिलेटेड, उसको ऐसा ना हो कि स्टेट लेजिस्लेचर में डिस्कस करने किया जाए और उसको क्रिटिसाइज किया जा सके, ऐसा नहीं हो सकता है। क्योंकि जुडिशरी इंडिपेंडेंट रहती है और कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोटेक्टर है, इसलिए इनके जो जजेस का जो कंडक्ट है उसको डिस्कस नहीं किया जा सकता है। हाँ, एक कंडीशन है, एक कंडीशन ये है कि जब भी रिमूवल मोशन जो आता है उस केस में डेफिनेटली जज के कंडक्ट को डिस्कस किया जा सकता है। बाकी किसी नॉर्मल जब जो काम करते हैं जजेस, उसको कभी भी पार्लियामेंट में या फिर लेजिस्लेचर में उसको डिस्कस नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट, बैन ऑन प्रैक्टिस आफ्टर रिटायरमेंट। देखिए, जजेस बायस ना हो जाए, जजेस किसी को फेवर ना करने लगे, इसके लिए जरूरी है कि उनको फर्दर रिटायरमेंट के बाद उनकी प्रैक्टिस पे बैन किया जाए। सो दे आर prohibited from pleading or acting in any court or before any authority in India except the Supreme Court and other higher court। रिटायरमेंट के बाद एक बंदा सुप्रीम कोर्ट में भी जाके प्रैक्टिस कर सकता है, हाई कोर्ट में भी, दूसरे हाई कोर्ट में जाकर प्रैक्टिस कर सकता है, लेकिन किसी दूसरे कोर्ट में या फिर किसी अथॉरिटी के लिए वो काम नहीं कर सकता। ये इसलिए रखा गया है ताकि किसी के फेवर में वो काम ना करने लग जाए, अभी से कोई लालच दे और उसके फेवर में वो डिसीजन ना देने लग जाए, इसलिए इनको प्रोहिबिट किया गया, इनके प्रैक्टिस आफ्टर रिटायरमेंट पे बैन लगाया गया है। नेक्स्ट देयर इज अ पावर टू पनिश फॉर इट्स कंटेम्प्ट गिवन टू द हाई कोर्ट्स सो दैट द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी शैल बी मेंटेन्ड। ठीक है, तो जो भी लोग कोर्ट का कंटेम्प्ट करते हैं, कंटेम्प्ट मैंने बताया वो ऑलरेडी क्या होता है, कोर्ट के बात को नहीं मानना, कोर्ट के बातों को, लीगल बातों को गलत तरीके से प्रस्तुत करना, बहुत सारी बातें हैं जो कि कंटेम्प्ट पे आती हैं और इसके लिए पनिशमेंट भी दे सकता है हाई कोर्ट। सो इट्स एक्शन एंड डिसीजंस कैन नॉट बी क्रिटिसाइज्ड एंड अपोज्ड बाय एनीबॉडी। ठीक है, तो डेफिनेटली ये इसलिए दिया गया है ताकि कोई भी मतलब जो इज्जत है, जो प्रतिष्ठा है हाई कोर्ट की, वो बनी रहे। तो कोई भी अगर क्रिटिसाइज करने लगे हाई कोर्ट को, तो कौन पानेगा बात को हाई कोर्ट की। तो इसलिए इसकी इसकी स्टेटस, इसकी प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए इसके कंटेम्प्ट में जो भी लोग बोलते हैं, तो उनको पावर है, हाई कोर्ट को पावर है कि उनको पनिशमेंट दे सकता है। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो कि इंडिपेंडेंस को के लिए जरूरी है, फ्रीडम टू अपॉइंट इट्स स्टाफ। चीफ जस्टिस ऑफ द कंसर्न हाई कोर्ट को ये पावर है कि वो अपने ऑफिसर्स और सर्वेंट्स को अपॉइंट कर सकता है बिना किसी के इंटरफेरेंस, स्पेशली लेजिस्लेचर एक्सिक्यूटिव के इंटरफेरेंस से बाहर है। तो इससे क्या होता है कि अपने हिसाब से, अपने जैसे लोगों को अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट अपने ऑफिसर्स और सर्वेंट्स को चुनते हैं। नेक्स्ट है, इट्स जुरिडिक्शन कैन नॉट बी कर्टेल्ड। तो देखिए, इसमें ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज जुरिडिक्शन जो है हाई कोर्ट का, अगर उसको कम कर दिया जाए तो डेफिनेटली हाई कोर्ट एक्ट नहीं कर सकती है ठीक से। जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन चीजें हैं, जुरिडिक्शन जो भी है, उसके हिसाब से काम नहीं कर पाएगी हाई कोर्ट। तो इसलिए ये जरूरी है कि इनके जुरिडिक्शन को कर्टेल ना कर दे एक्सिक्यूटिव लेजिस्लेचर। तो इसलिए जरूरी है कि इनके जुरिडिक्शन को कर्टेल ना किया जाए। सो दैट इज व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट है सेपरेशन फ्रॉम एक्सिक्यूटिव। अब देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्ट करता है स्टेट को, हर स्टेट को डायरेक्शन दिया गया है कि वो सारे स्टेप ले लो जिससे कि जुडिशरी और एक्सिक्यूटिव के बीच में सेपरेशन बना रहे। जुडिशरी कभी भी एक्सिक्यूटिव कभी भी जुडिशियल फंक्शन ना करे। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट है कि एक्सिक्यूटिव को जुडिशरी से अलग ही रखा जाए, क्योंकि जुडिशरी को चेक कौन करता है? कोई नहीं। जुडिशरी को इतना पावर दिया गया है कि जुडिशरी चेक करे सब लोगों को। जुडिशरी को क्रिटिसाइज न्यूज़पेपर में किया जाता है,
लेकिन वो कंटेम्प्ट नहीं कहा जाएगा, वो व्यू देते हैं, पर्सनल व्यू देते हैं लोग। लेकिन जुडिशरी जो है एग्जीक्यूटिव को क्रिटिसाइज कर सकती है, एग्जीक्यूटिव पे क्वेश्चन कर सकती है। जो एक्ट आता है एग्जीक्यूटिव लेके आती है उसको नल एंड वॉइड कर सकती है ऑन द ग्राउंड ऑफ कि कॉन्स्टिट्यूशन से मैच नहीं करती है सारी चीजें, अगेंस्ट है, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशन, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जुडिक्शंस एंड पावर ऑफ हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट को इसके प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए बहुत सारे काम करता है हाई कोर्ट। जैसे कि ये हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील है, अगर स्टेट की बात करें तो स्टेट में ये सबसे ऊपर के लेवल का कोर्ट है जहाँ पे अपील की जाती है। ये फंडामेंटल राइट्स को भी प्रोटेक्ट करता है लोगों के, एंड इट हैज पावर टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन आल्सो, एंड इट हैज आल्सो सुपरवाइजरी एंड कंसल्टेटिव रोल्स। तो इन सब चीजों को करने के लिए कुछ जुरिडिक्शंस एंड कुछ पावर्स सॉरी हाई कोर्ट को होना ही चाहिए। इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ डिटेल में कोई प्रोविजन नहीं है। जो जुरिडिक्शन एंड पावर है हाई कोर्ट के, वो बेसिकली कहा गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, लिखा गया है कि इट शुड बी द सेम एज इमीडिएटली बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन से जो पहले, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा 1950 में आया था, उससे पहले कुछ प्रोविजन थे हाई कोर्ट के रिलेटेड, हाई कोर्ट के लिए जुडिक्शंस एंड उनके पावर्स के लिए कुछ प्रोविजन थे कॉन्स्टिट्यूशन से पहले। कॉन्स्टिट्यूशन ने बोला कि उसी को हम कंटिन्यू करेंगे, कोई डिटेल प्रोविजन हमारे पास नहीं है। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन ने लेकिन कुछ हाई कोर्ट को एक्स्ट्रा जुडिक्शन भी दिए। कुछ जुडिक्शन जैसे कि रेवेन्यू मैटर में, रेवेन्यू मैटर में खूब सारा जुडिक्शन है हाई कोर्ट के पास, विच इट डिड नॉट एंजॉय इन द प्री कॉन्स्टिट्यूशनल एरा। तो प्री कॉन्स्टिट्यूशन एरा में इस ये पावर नहीं था हाई कोर्ट के पास, लेकिन ये पावर बाद में दे दिया गया। रिट जुरिडिक्शन भी दिया गया इनको, पावर ऑफ सुपरिटेंडेंस भी दिया गया, कंसल्टेटिव पावर भी दिया गया, एंड empowers constitution also empowers the parliament and the state legislature to change the jurisdiction and power of high court। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने क्लियर कर दिया बातें, ये बता दी, ये लिखी हुई है बातें कि जब भी जुडिक्शन एंड पावर, अगर हाई कोर्ट की बात करें, उसको बढ़ाना है, को चेंज करना है, तो वो किया जा सकता है किसके द्वारा, पार्लियामेंट कर दे या फिर स्टेट लेजिस्लेचर कर दे। प्रेजेंट जुरिडिक्शन एंड पावर की बात करें तो वो गवर्न किया जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन से, लेटर पेटेंट से, द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से, द एक्ट ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर से, इंडियन पेनल कोड 1860 से, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 से, एंड सिविल प्रोसीजर कोड 1908 से। तो ये सारे बेसिकली कुछ एरिया हैं, कुछ प्रोविजंस हैं, कुछ एक्ट भी हैं जो कि मिल के देती हैं जुरिडिक्शनल एंड एब्सोल्यूट पावर फॉर द बेसिकली हाई कोर्ट। हाई कोर्ट को पावर यहीं से मिलता है, यही सारे एरिया है जहां से हाई कोर्ट का जुरिडिक्शन एंड पावर डिसाइड होता है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कर देना, शेयर कर देना दोस्तों के साथ, एंड अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डेफिनेटली सब्सक्राइब कर लेना। पार्ट 2 मैं हाई कोर्ट का इसके बाद जस्ट लाऊंगा, जिसमें हाई कोर्ट कंप्लीट हो जाएगा। चैप्टर 34 हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। दिस इज 34.1। सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। बाय।